जी जुबैर साहब, बड़ी क्लोज आय आप रखते हैं इकोनॉमी पर। बताइएगा कि अभी रीसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ, उसके बाद जो है वो इस बात की तरफ हिंट करता है, जाहिर है कि इन्फ्लेशन में जो है एक इजाफा देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन इंटरनेशनल प्राइसेस ड्रिवन है या आपके ख्याल में कुछ हुकूमत की भी नाअहलियां हैं? पार्टली जाहिर है इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जिसके असरात जाहिर सी बात है जब आप पास ऑन करते हैं अवाम पर तो फिर और इंडस्ट्री पर, तो जाहिर है उसके असरात तो होते हैं महंगाई की सूरत में। तो पार्टली ड्रिवन बाय इंटरनेशनल इम्पैक्ट, और दूसरा हमारी अपनी हुकूमत की नाअहली तो है ही अपनी जगह। अगर आप उसको हुकूमत के हवाले से देखें कि जब वॉर शुरू हुई तो उसके बाद 4 दफा वेरियस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में या तो इजाफा किया या कमी का ऐलान किया। 4 दफा, 2 दफा वजीर आजम खुद आए, 2 दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आए, और चारों दफा अगर आप देखें तो हैज़र्ड तरीके से, फॉर एग्जाम्पल के जो नहीं बनता था फर्स्ट टाइम मार्च 7 को ऐलान किया, 55 रुपीज का ऐलान किया इंक्रीज का। उस वक्त एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी, देयर वाज नो डाउट कि वो एक हम भी समझ सकते थे, लेकिन हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे उस पर, और अगर हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, हमें पास ऑन नहीं करना चाहिए था। एक तो हमने वो पास ऑन करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाया। पुराने स्टॉक पर जाहिर सी बात है आप $60-65 फी बैरल की इंपोर्ट थी, उसके $85-90 फी बैरल की इंपोर्ट के हिसाब से आपने उनको विंडफॉल प्रॉफिट पहुंचाया। फिर आपने उसमें ₹25 पेट्रोलियम लेवी डाल दिया। अभी एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, इतना बोझ आप डाल रहे हैं अवाम पर। उस वक्त तो आप कम से कम टैक्स की मद में ना बढ़ाते, ₹25 उस वक्त बढ़ा दिया। फिर आपने देखा कि डीजल की प्राइसिंग किस तरह से की, और उसको जब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया तो एक दफा तो वजीर आजम ने, बल्कि प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं कि पहली अप्रैल को डीजल की प्राइसेस में ₹185 मेरा ख्याल है इजाफा किया गया। दूसरे दिन रात को 12 बजे विद इन 24 आवर्स वजीर आजम साहब आ गए 10 अप्रैल की रात को, और उन्होंने ₹135 कहा कि मैं फिलफौर वापस लेता हूँ। तो फिलफौर इसलिए था कि उस 24 घंटे के दौरान इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया था ऑपोजिशन की तरफ से, हम सब की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि वी वर क्वेश्चनिंग द विजडम कि आपने फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया है। जो 30% आप इंपोर्ट करते हैं उसको लेके आपने डोमेस्टिक जो फाइन हो रहा है उसके साथ मिला के और सारे पर बोझ डाल दिया आपने। तो वो 24 घंटे में जाहिर सी बात है क्या शो करता है, यू हैड नो जस्टिफिकेशन। इसी तरह से आपने पेट्रोलियम लेवी डबल कर दी, ₹80 से ₹160 कर दी एक झटके में विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 वीक्स, और फिर आके वजीर आजम ने कहा मैं ₹80 फिर फौर वापस लेता हूँ। या तो फिर ओरिजिनल आपके फैसले गलत थे, या जब आप वापस ले रहे थे तो आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और किसकी अकाउंटेबिलिटी की, आपने किसको कहा कि जी आपने ये क्यों लाद दिया था अवाम पर। सो एवरीथिंग, सो दैट इज ऑब्वियसली हुकूमत की कसूर है। और अब IMF हैज टू टेक नोटिस कि हम गलत फॉर्मूला यूज करने प्राइस करने के लिए डीजल की। I mean, आप खुद इंतहा सोचे कि हमारे इतनी भारी भरकम कैबिनेट है, भारी भरकम वजीर मशीर और पता नहीं ओगरा और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, वो सब जब हम कह रहे थे ये गलत प्राइसिंग फॉर्मूला, इसमें मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई दुकानदार भी प्राइसिंग करता है ना तो कॉस्ट लगाते हैं, वो भी सही तरीके से करेगा, क्योंकि उसको तो पहले तो अपनी कॉस्ट डिटरमिन करनी है मेरी कॉस्ट क्या, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अच्छा, ये बताए ना कि ये जो आपने बताया कि प्राइसेस जो है वो बढ़ाई हमने, लेकिन जाहिर है दुनिया भर में जो है वो उन जो ईरान वॉर है उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ी उसका इम्पैक्ट आया, खित्ते में भी आया, लेकिन खित्ते में जो ममालिक हैं हमारे, जो दूसरे ममालिक हैं जो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह हैं, वहाँ इस कदर इजाफा नहीं देखा गया पेट्रोल डीजल प्राइसेस वगैरह में। इसकी क्या वजह है कि क्यों हमारे यहाँ इतना एकदम से जो है वो इजाफा देखा गया? ऐसे क्या स्टेप्स वहां पे लिए गए थे जो हम नहीं ले सके? एक बड़ा सिंपल सा ना, यही देखिए फैसला साजी होती क्या है। एक आपका अगर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की बात करें कि वो फैसला साजी कैसे, जब पहले दिन मार्च 7 को वजीर आजम के सामने समरी रखी गई और ये कहा गया कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से ₹55 हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो 2-3 सवाल
जो डिसीजन मेकर होता है वो पूछता है दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे, तो अगर वो सवाल पूछते, मुझे नहीं पता पूछा था ये नहीं, तो अगर उनको बताया जाता कि हिंदुस्तान में तो एक्चुअली टैक्स जो है वो कम किया गया है और बांग्लादेश में कुछ 10-12 रुपए से इंक्रीज किया गया था, श्रीलंका में भी हार्डली इंक्रीज किया गया था, तो वो फिर नेक्स्ट सवाल उनका होता है वो क्यों, हाउ कैन दे अफोर्ड, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पास। देखें ये रफी एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है हर चीज में, और ये इसमें भी शामिल है जो आपने पूछा कि खत्ते में हमारी सबसे ज्यादा हाई टैक्स रेट्स क्यों है, हमारा सबसे ज्यादा हाई पॉलिसी रेट क्यों है पूरे खत्ते में, हमारे एनर्जी प्राइसेस सबसे ज्यादा क्यों है, एंड बाय फार। So these are fundamental questions that this is a government which has been in power for 4 years. तो 4 years की ये कहते हैं कि अब हम कर रहे, मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि 4 साल के बाद आप कह रहे हैं, जिस तरह अली परवेज कहते हैं कि देखिए जी 70 साल का गंद है वो एक तरह से, 4 साल तो आपको हो गए, उससे पहले अखबार की मैं बात अभी नहीं कर रहा कि जी 2013 में भी आप थे, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात भी रही है हुकूमत में, सो यू हैव नो रीजन। I want to know why our policy rate is so high compared to the other countries in the region। और आपको पता है जिस तरह टैक्स रेट्स हैं, they are one of the highest in the world। इसी तरह से एनर्जी कॉस्ट है, they are one of the highest in the world। तो और फिर हम कह रहे हैं कि कंपेटिटिव नहीं होते, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जाहिर सी बात है कंपेटिटिवनेस कहां से आएगी। सही। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर आपका मैं ट्वीट देख रहा था 2-3 दिन पहले आपने किया, जो बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी आपने डिटेल बड़ी तफसील से आपने सारा बताया हुआ था कि बैरूनी या अंदरूनी कर्जे स्पेशली जो हैं कितने बढ़ते जा रहे हैं और इनकी मौजूदा हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड कायम किया है। एक तरफ हम देखते हैं कि सर लोग चाहते हैं कि हमें ये जो बाहर से पेट्रोल डीजल एनर्जी आ रही है सब्सिडाइज प्राइसेस पे दें, अब सब्सिडाइज इनको करके देना है तो फिर आपको ये बैंकों से कर्जे लेने पड़ेंगे या डेवलपमेंट फंड को आपको कट करना पड़ेगा, नहीं करते तो वो कहते हैं महंगाई आपको हिट कर रही है, लोग जो है उस प्राइस पे पेट्रोल लेने को तैयार नहीं जिस पेट्रोल पे पाकिस्तान खरीद रहा है। सो आपने सब्सिडाइज करना है तो बोरिंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंकों को बहुत बड़ा प्रॉफिट देना पड़ता है, एक साइड पे ये है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ हम सर मार्केट्स में जाएं, हम ये रोड्स पे जाएं, 400 रुपए तक पेट्रोल डीजल किया है, लोगों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनको तो मुझे तो लगता है ये हो सकता है सख्त सवाल हो थोड़ा सा, लोगों को ना अच्छा लगे, सड़कों पे तो हमें कोई असर नजर नहीं आता सर पेट्रोल की प्राइसेस का या डीजल का। एक तो ये जो सवाल होता है ना कि लोगों को फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, बहुत से लोग ओवरऑल जनरली बात करते हैं आप पेट्रोल के हवाले से, नहीं कि जी अगर इतनी मुश्किल है मईशत तो फिर रेस्टोरेंट्स कैसे भरे हुए होते हैं, इस्लामाबाद लाहौर कराची में देख लें, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जा रहे होते हैं और हजारों लाखों लोग नजर आ रहे होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है और 80% जो है ना वो वल्नरेबल है, मिडिल क्लास हो गई या जो वो तबका है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेट्स अज्यूम कि 20% खुशहाल है, लेट्स से दैट इज 5 करोड़ क्रासा साहब, तो 5 करोड़ तो नजर आएंगे ना हर जगह, लेकिन वो जो 20 करोड़ नजर नहीं आएंगे उनको भी तो हाल जाके पूछे, वो दादू में और मुरीद के में और सांगड़ में जाके उनसे पूछे, और कराची बल्दिया टाउन और इवन अच्छे इलाकों में जाके पूछे कि उनकी हालत क्या है। एक बड़ा सिंपल सा जिसकी 2 लाख तनख्वाह थी, मैं एक सिंपल से आपको बता देता हूँ कि पिछले 4 साल में जो हमारी परचेजिंग पावर है वो तकरीबन 60 से 65% एरोड हुई है, विच मीन्स के जो चीज आपकी 18-19 हजार रुपए में आती थी आज से 4 साल पहले, जो भी चीजें आती थी वो अब 50,000 में आती। तो और इनकम हमारी बढ़ी नहीं है, रियल वेजेस हमारी कम हुई है, ये हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक। सो थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी बात आपने जो बाकी के कर्जों की, लेकिन 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, पिछले 4 साल में अगर आप देखें कि जितना बोझ डाला किया है टैक्सेस की सूरत में अवाम पर, तो उससे एक कम से कम एक चीज जरूर होनी चाहिए थी। कोई भी मईशत को जानने वाला ये कहेगा कि जी 2 लाइंस होती हैं हमारी, ऊपर टैक्स रेवेन्यू होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, जो डिफरेंस होता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, ये सरप्लस होता है, डेफिसिट ही होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, टैक्स रेवेन्यू। अगर आप टैक्स रेवेन्यू इतने ज्यादा बढ़ा रहे हैं जितना आपने पिछले 4 साल में, तो फिर आपका कर्जा क्यों उससे ज्यादा बढ़ा है? तो इसका मतलब यह है कि जो अखराजात थे वो आपने उससे भी ज्यादा बढ़ाए जितने आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए। तो फायदा क्या हुआ? एक तरफ आपने लोगों की जेबों से टैक्स की मद में पैसे निकलवाए और दूसरे हर पाकिस्तानी को इतना ज्यादा कर्जदार बना दिया। सो
44 ट्रिलियन रुपीस था हमारा पब्लिक डेट, जो पूरा टोटल मिला के था 2022 अप्रैल में जब ये हुकूमत आई, और 4 साल में वो बढ़ के तकरीबन 81 ट्रिलियन रुपीस हो गए। और मैं कोई तारीफ या उसमें नहीं, तनाजुर में बात करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि बिटवीन 2018 एंड 2022 जो पीटीआई की हुकूमत थी, तो उसमें 19 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन से 44 ट्रिलियन हुआ था। सो 19 ट्रिलियन से तकरीबन डबल उसी पीरियड में। सो व्हाट इज हैपनिंग? तो आपका क्या ख्याल है, ये जो आपने फिगर अभी बताया कि इमरान खान साहब के दौर में और इनके दौर में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ अखराजात, किस तरह के अखराजात बढ़े हैं? कितने अखराजात सपोजली 2-4 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर हाउस का बढ़ गया होगा, कैबिनेट के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ गई होंगी, चलो 2-3 अरब वो लगा लें, पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज एमपीज, उनकी तनख्वाहें लगा लें, 5-10-20 अरब लगा लें। सर जितना कर्जा यहाँ ट्रिलियंस में जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है बाकी कौन से अखराजात? चले उसमें जहाज भी हम शामिल कर लेते हैं, मरियम नवाज साहबा का 11 अरब का मिला तो साल का कितना होगा? 15-20 अरब रुपया सर की तनख्वाहों पर आते हैं। वो एक एस्पेक्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट इम्पैक्ट के तौर पर वो नहीं होता है। इम्पैक्ट के तौर पर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमारा ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उसमें मार्कअप पेमेंट्स है। जितने ज्यादा आपके कर्जे बढ़ेंगे ऐसे ही तो उतने ज्यादा, अभी जिस तरह 1% पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, तो आपके जो मार्कअप है, जो सूद है, वो जाहिर है वो हुकूमत नहीं देने ना, तो हुकूमत के जो कर्जे हैं उस पर जाहिर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो तकरीबन 9 ट्रिलियन के करीब तो आपके कर्जे हैं, सॉरी मार्कअप पेमेंट है, कर्जे नहीं मार्कअप पेमेंट। और जितने ज्यादा आपके कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपके जाहिर है आपके अखराजात में उसका इम्पैक्ट आता चला जाएगा। दूसरा, बिल्कुल ये वाज़ेह चीज है, और ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। क्लासा साहब, बहुत से लोग कहते हैं कितना बचा लेंगे। पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, एंड दैट हैज टू बी कंप्लीटली फिनिश्ड, और a new system has to emerge। और उसकी बड़ी सिंपल सी है, ये अखराजात होते हैं, ये हमारी हुकूमतें करती हैं, और ये इस लेविशनेस से करती हैं कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो टॉप लीडरशिप है, वो इस लेवल पर नहीं अखराजात करते। जुबैर साहब, आपने भी कर्जों की बात की, आपने कर्जों की बात की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिगर, बल्कि हमने अगली स्टोरी करनी थी इसी पे। आप सही, आपका अगेन उसका बैकग्राउंड इकोनॉमी का, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, हुकूमत में बड़ा आपका करीबी पिछली हुकूमत में रोल भी रहा है वहाँ पे उनकी नवाज शरीफ साहब के उसमें दौर में। अभी एक जो फिगर आ रहा है फाइनेंस कमेटी में बताएगा सेनेट की, कि तकरीबन वहाँ पे 1000 अरब जो सरकारी महकमों का है, वो इस वक्त प्राइवेट बैंकों के पास इन्होंने रखवाया हुआ है सरकारी महकमों ने, और वहाँ पे वो उनको रखवाने के बाद जो करंट अकाउंट में है ज्यादातर, तो यही हुकूमत पाकिस्तान जाकर उन बैंकों से, सर उन्हीं बैंकों से कर्जा लेती है, कमर्शियल लोन लेती है, जिनके पास इन्होंने खुद पैसे रखवाए हुए हैं, और उस पे उन्होंने कमर्शियल लोन लेके 3 महीने 6 महीने के बाद उनको बिलियंस रुपीस के उनको सूद दे रही है। हाउ डू यू सी दैट कि ये मतलब 1000 अरब हुकूमत का अपना बैंकों के पास रखवाने के बाद करंट अकाउंट वगैरह में, तो उनसे जाके फिर वो ये महंगे उस पर कर्जे लेके आ जाते हैं अपने पैसों पे। सर पैसा भी इनका, उल्टा इनको प्रॉफिट जो है वो ये बैंकों को जा रहा है बिलियंस ऑफ रुपीस की, जिसकी बात आप कर रहे हैं। सर अब मैं जो आपसे बात, द होल सिस्टम जो है हमारा, इट हैज टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और एक नया इमर्ज हो के को बाहर से लोगों को बुलाएं और उनको कहें कि ये यहाँ सिस्टम। अब आपने एक एग्जांपल दिया, अभी आप खुद सोचें कि जो इसमें से ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जिनके पैसे यहाँ पड़े हैं बैंक्स में, ये लॉसेस में चल रही है। 1000 अरब से ज्यादा जो है हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का लॉस है एनुअल बेसिस पर, 1000 अरब से ज्यादा, और 1000 अरब वहां पड़ा है जिसका फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता। बिकॉज ये मैं आपको बता दूं, बाय सिस्टम विच आई नो, जो आपने जिक्र किया, दे आर सपोज्ड टू डिपॉजिट, दे शुड नॉट बी कीपिंग सरप्लस मनी विद देम, और अगर सरप्लस मनी उसकी थी तो उसको कितना फैक्टराइज किया। आप खुद सोचे, एक प्राइवेट एंटिटी अगर हो, तो अगर आप मुश्किल होगा चल इतना आप हुकूमत पर फाइनेंशियल, और दूसरी तरफ आप बैंक्स में 1000 अरब आपने रखे, तो इसका मतलब ये तो ट्रिलियंस तो हमारे इधर उधर ऐसे होते हैं, इसका और उस पर सूद भी दे रहे हैं सर, रखे हुए नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट देखें तो वो 2 ट्रिलियन, ये सर उनसे कर्जे लेके उसी 1000 ट्रिलियन पे उल्टा हम उनको सूद दे रहे हैं सर।